नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार केकेसर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कड़ी के साथ। तो इसी नए टॉपिक के अंतर्गत हम याद करेंगे भीष्म साहनी के उपन्यास को ट्रिक के माध्यम से। भीष्म साहनी के सभी उपन्यासों को सन सहित क्रम से उनके ट्रिक के साथ। तो देखते हैं भीष्म साहनी के उपन्यास को किस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग। इसको देखेंगे, हम इसकी ट्रिक ही लिखेंगे सीधा और उसी में से उपन्यास भी छांट लेंगे। और आप जिस तरह से अगर ट्रिक से याद करना चाहे तो ट्रिक से, नहीं तो उपन्यास तो फिर आपको ध्यान ही है, क्रम से उसके सन वगैरह सब कुछ उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो लिखते हैं भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियां। भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियां तमस और बसंती से उसी प्रकार जुड़ी हुई है जिस प्रकार मायादास की माड़ी और कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर से जुड़ी है। यह है भीष्म साहनी के उपन्यासों की ट्रिक। भीष्म साहनी के उपन्यासों की ट्रिक यह है कि भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियां, भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियां तमस और बसंती से उसी प्रकार जुड़ी हुई है। भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियां तमस और बसंती से उसी प्रकार जुड़ी हुई है जिस प्रकार मायादास की माड़ी और कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर से जुड़ी हुई है। अब इनके सन देख लेते हैं। एक नंबर पर आता है झरोखे 1967 ईस्वी। 2 नंबर पर आता है कड़ियां 1973 ईस्वी। 3 नंबर पर आता है 70 ईस्वी। 3 नंबर पर आता है तमस 1973 ईस्वी। 4 नंबर पर आता है बसंती 1980 ईस्वी। 5 नंबर पर है मायादास की माड़ी 1988 ईस्वी। 6 नंबर पर है कुंतो 1993 ईस्वी। 7 नंबर पर है नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी में। तो जिनको ट्रिक के माध्यम से याद करना है वो ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक का ये फायदा होता है कि एक बार आपको याद करने में समस्या होती है, लेकिन उसके बाद एक बार याद हो जाए तो फिर वो भूलते नहीं है। तो देखिए, और उपन्यास याद करने तो सीधे भी कर सकते हैं कि 1967 ईस्वी में झरोखे, 1970 ईस्वी में कड़ियां, 1973 ईस्वी में तमस, 1980 ईस्वी में बसंती, 1988 ईस्वी में मायादास की माड़ी, 1993 ईस्वी में कुंतो और 2000 ईस्वी में नीलू नीलिमा नीलोफर। एक बार फिर बता देता हूं। कुंतो, मायादास की माड़ी, बसंती, तमस, कड़ियां, झरोखे, ये है इनके उपन्यास। किनके? भीष्म साहनी के। भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियां तमस और बसंती से उसी प्रकार जुड़ी हुई है जिस प्रकार मायादास की माड़ी और कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर से जुड़ी हुई है। अब इनके बारे में बताना चाहूंगा कि इनका जो प्रथम उपन्यास है भीष्म साहनी का झरोखे जो है वो प्रथम उपन्यास है। इसमें क्या है, एक छोटे परिवार की कहानी को, एक छोटे से परिवार की कहानी को एक छोटे से बच्चे की
छोटी छोटी आंखों से देखा गया है। झरोखे जो उपन्यास है उसमें एक छोटे से परिवार की कहानी को, एक छोटे से परिवार की कहानी को एक छोटे से बच्चे की छोटी छोटी आंखों की दृष्टि से देखा गया है झरोखे उपन्यास में। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हमारे जो परिवार होते हैं, परिवार में जो घटनाएं घटती हैं वो किस प्रकार से घटनाएं जो होती है वो बिल्कुल साधारण घटनाएं होती हैं, बिल्कुल ही साधारण घटनाएं होती हैं। हमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई विशेष घटना घटी है, लेकिन वह जो घटनाएं होती हैं वही घटनाएं हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण करती है, हमारे बच्चों में संस्कार उत्पन्न करती है। उन्हीं के आधार पर बच्चों का व्यक्तित्व निर्मित होता है। अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा चोरी या चुगली, इस तरह से ईर्ष्या घृणा आदि अगर हमारे घर में बच्चे देखते हैं तो हमें वह बातें नॉर्मल सी लगती है, लेकिन उससे होता क्या है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो उन चीज़ों से वैसी ही बातें सीखते हैं और उसी प्रकार के उनका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर हमारे घर में अच्छे कार्य हो रहे हैं, अच्छे संस्कार बनाए जा रहे हैं, अच्छी बातचीत है, अच्छा लहजा है, ठीक है, तो हमारे बच्चे भी अच्छे संस्कारवान होंगे। तो ये जो इसके माध्यम से भीष्म साहनी ने यही बताने का प्रयास किया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें लगती नहीं है लेकिन वो होती बहुत बड़ी है। इसी तरह से जैसे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, बिल्कुल छोटी सी बताऊंगा क्योंकि ट्रिक का काम है, लंबा चौड़ा मैं नहीं खींच रहा था। कि एक छोटी सी कहानी थी, उसके अंदर दिखा रखा है कि किस प्रकार जो है एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ है और बाहर से कोई आता है बुलाने के लिए, तो उसकी माँ बोलती है कि बोल दे मैं घर पर नहीं हूँ क्योंकि वो ऐसे ही आई हुई है और मेरा दिमाग खाएगी। फिर दूसरे दिन फिर यही बात होती है, कोई आती है पड़ोसन कोई औरत आती है, तो वह औरत कहती है कि बेटे को बोलती है कि जाओ उसे जाकर भी बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो ऐसी स्थिति एक बार फिर बच्चे के साथ आती है, बच्चा पैसे उठा लेता है और माँ उसे पूछती है तो वह बताता नहीं है, वह कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं उठाए। लेकिन जैसे उसका पता चल जाता है कि पैसे इसने उठाए हैं तो उसकी माँ उसको समझाती है कि नहीं बेटा, ये जो इस तरह से कभी भी जीवन के अंदर चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलना पाप है। तब वह बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ आप तो रोज़ झूठ बोलते हो और मुझे कहते हो कि झूठ बोलना पाप है। तो इस तरह से बच्चे क्या है, हम जो कर रहे हैं बच्चे वो देख रहे होते हैं, उनका मन बिल्कुल साफ स्वच्छ और सुंदर होता है, तो उसमें वही चीज़ें उतरती जाती हैं और गहरे से उतर जाती है और उन चीज़ों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी चीज़ को क्या है भीष्म साहनी जी ने यहाँ झरोखे में व्यक्त किया है। उसके बाद आता है कड़ियाँ, उसके बाद तमस। तमस जो है 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1975 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? तमस को 1975 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास था। यह किस प्रकार का उपन्यास था? यह उपन्यास था आज़ादी से पूर्व जो विभाजन की त्रासदी है उसको व्यक्त करता है, जो भारत पाक विभाजन की त्रासदी है उसको व्यक्त करता है और बड़े ही सुंदर शब्दों में इसको व्यक्त किया। यह जो उपन्यास है तमस, यह 5 दिनों की कहानी है। 5 दिनों की। कितने दिनों की? 5 दिनों की। लेकिन इन 5 दिनों में लेखक ने पूरी भारत को बांध दिया है। पूरे भारत की जो व्यवस्था है उसको उसमें उन्होंने चित्रित किया है। उसमें उन्होंने मुख्य रूप से क्या चित्रित किया है कि जैसे ही स्वतंत्रता से पूर्व कुछ सांप्रदायिक लोगों ने अपनी सांप्रदायिकता का या अपनी हैवानियत की प्यास बुझाने के लिए किस प्रकार मौत का नंगा नाच नाचा था, उसी को इसमें बताने का प्रयास किया गया है। भीष्म साहनी जी बताते हैं कि किस प्रकार कुछ तुच्छ प्रवृत्ति के लोग या स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो संप्रदाय के नाम पर अपनी हैवानियत का नंगा नाच नाचते हैं। लेकिन मारा कौन जाता है? मारा जाता है वह व्यक्ति ही जो न हिंदू है न मुसलमान है, वह एक इंसान है या केवल भारतीय है। तो इस प्रकार के कड़वा जो सच था वो तमस के अंदर बताया गया है। वो कहते हैं, गोपाल राय कहते हैं कि तमस जो है यह वो अंधेरा है, यह वो अंधेरा है जो सांप्रदायिकता के नाम पर मनुष्यत या मानवता पर छाया जाता है।
तमस जो है वो हैवानियत का ऐसा या सांप्रदायिकता का ऐसा अंधेरा है, तमस है जो मानवता पर छा जाता है। तो इसी बात को, तमस को इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जब विभाजन हुआ था देश का तो कुछ स्वार्थी ने, और हाँ सांप्रदायिकता के बारे में इसमें यह भी बताते हैं, भीष्म साहनी जी कहते हैं कि ये जो सांप्रदायिकता रही है इसका प्रयोग विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आने से पूर्व किया था, कि जाति और धर्म के आधार पर भारतीयों को आपस में लड़वाया था और उसके बाद इस पर वर्षों तक, लाखों वर्षों तक इस पर शासन किया था। लेकिन हम लोगों को उससे बिल्कुल भी अकल नहीं आई, और ये हुआ कि जब हम आज़ाद हुए तो कुछ स्वार्थी नेताओं ने फिर उसका फ़ायदा उठाया और फिर उसी आधार पर, और आज भी देश की स्थिति वही बनी हुई है कि हम लोगों को जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर लड़वाया जा रहा है और उस लड़ाई में मारे जा रहे हैं तो निर्दोष, वे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं जो न हिंदू है न मुसलमान है, वो किसी धर्म संप्रदाय से विलोम नहीं करते, वो सिर्फ इंसान हैं, वो सिर्फ भारतीय हैं, ऐसे लोग उसमें पिसते जा रहे हैं। देखते हैं आगे बसंती। उसके बाद मेयादास की माड़ी। मेयादास की माड़ी जो है वो पंजाब का एक क्षेत्र है, पंजाब का एक क्षेत्र है जहां 1920 के लगभग के जो स्वतंत्रता संग्राम वगैरह के लिए, या जो किस प्रकार है, मेयादास की माड़ी एक जगह का नाम है पंजाब की, और वहाँ के लोग वो जो लगान वगैरह लागू हो जाता है उसका विद्रोह करते हैं। अंग्रेज जो होते हैं 1920 के लगभग वहाँ लगान लगा देते हैं, एक्स्ट्रा लगान लगा देते हैं, और वहाँ के जमींदार भी उनके साथ हो जाते हैं, और उसका ये मेयादास की माड़ी वहाँ का जो गांव है उसका विरोध करता है, तो उसी की इसी में कहानी दी गई है। उसके बाद कुंतो है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर जो है ये जो मतलब अंतर धर्म में जो विवाह होते हैं उसका इसमें चित्रण किया गया है। अभी दूसरे विवाह में जैसे नीलू है वो हिंदू है लेकिन वो मुसलमान लड़के से विवाह करती है, नीलिमा है, नीलू जो है वो मुसलमान है और वह हिंदू लड़के से विवाह करती है, लड़के का नाम है सुधीर। नीलिमा जो है वह मुसलमान है, नीलिमा जो है वह हिंदू है और वह मुसलमान लड़के से विवाह करती है। और उसी के बाद आने वाली उनकी समस्याएं या अंतर धर्म से जो विवाह होता है उसमें कितनी समस्या आती है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना व्यक्त करना पड़ता है, उन्हीं सब को भीष्म साहनी ने व्यक्त किया है। और भीष्म साहनी जो थे वो प्रेमचंद की ही उसी श्रेणी के उपन्यासकार थे। तो ये थी भीष्म साहनी के उपन्यासों की एक ट्रिक। एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ कि भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियाँ तमस और बसंती से उसी प्रकार जुड़ी हुई है जिस प्रकार मेयादास की माड़ी कुंतो और नीलू, नीलिमा, नीलोफर से जुड़ी हुई है। 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1988 ईस्वी, 1993 ईस्वी और 2000 ईस्वी और 2000 ईस्वी। तो इसी प्रकार के ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न टेस्टों से जुड़ने के लिए हमारी पुस्तक लाइए। अच्छी लगे तो लाइए, एक बार देख के जरूर आना, बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत। ओके।